हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम गाउस का तीसरा अनुप्रयोग लेकर आए हैं। तीसरा अनुप्रयोग है आपका अनंत लंबाई की आवेशी चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें हमने पहले माना अनंत लंबाई की आवेशी चालक पट्टिका लेनी है और चालक पट्टिका के बाहरी पृष्ठ पर जो आवेश है वो समान रूप से वितरित करना है, यानी कि वितरित है, तथा प्रति एकांक पृष्ठ पर आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। इसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आपने जो भी चालक लिया उसका जो चालक होगा उसका जो आवेश होगा उसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित रहेगा। जैसे ये चालक है, चालक पट्टिका है, तो इसका जो आवेश है इस प्रकार वितरित है बाहरी पृष्ठ पर। ठीक हो गया। तो आप एक बात ध्यान देना कि कोई भी चालक पट्टिका हो या कोई चालक पदार्थ, कोई भी चालक गोला ही क्यों ना हो, तो उसका जो आवेश होगा उसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित रहेगा, अर्थात उसके केंद्र पर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो उसके केंद्र पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो भी क्या होता है, शून्य होता है। ये ध्यान देना। तो आपका जो कोई भी चालक गोला होगा या चालक कोई पट्टिका होगी तो उसका जो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा आपका शून्य। और अब चालक पट्टिका ली हमने, तो इसमें इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या मान लिया हमने, सिग्मा, यानी कि पृष्ठ आवेश घनत्व क्या मान लिया हमने इसमें, इसका सिग्मा, और इसका क्षेत्रफल ले लेंगे हम ए। तो उसी टाइप से है। तो सबसे पहले डायग्राम देखिए आप। तो आपने एक पट्टिका ली, आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित किया और केंद्र पर उसका आवेश क्या होता है, जीरो। यहाँ पर जीरो हो जाएगा उसका। तो चित्र में इस प्रकार का ही बेलनाकार तार है, DS1 यहाँ लिया, DS2 यहाँ पर लिया, DS3 ऊपर लिया। तो जो धन आवेश इस प्रकार वितरित है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा, धन से बाहर। तो विद्युत क्षेत्र हमारा धन से बाहर इधर को आ रहा है, ठीक है। और ऐसे ही इसके लिए इस साइड को होगा। तो यहाँ से अब जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या हो रहा है आपका, बाहर की ओर, यानी कि DS1 की डायरेक्शन में हो रहा है। तो DS1 भी इसी डायरेक्शन में, ई भी इसी डायरेक्शन में, ठीक हो गया। और DS2 आपका है, DS3 आपका ऊपर। तो इसके लिए जो ई और DS3 का जो डायरेक्शन बन रहा है वो बन रहा है आपका इस प्रकार, यानी कि ई का इस साइड हो रहा है और DS3 कहाँ है आपका, ऊपर साइड, ऊपर की ओर है। तो इसका जो फील्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, आपका जो एंगल बनेगा आपका वो बनेगा आपका 90। ई इस साइड हो रहा है, DS3 ऊपर साइड, यानी कि कोण कितना बनेगा 90। और DS2 के लिए तो हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो DS2 है वो है आपका चालक के केंद्र पर, और चालक के केंद्र पर मैंने बताया आपको जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो DS2 के कारण अगर जो हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो वो क्या आएगा आपका, सीधे सीधे जीरो। सीधे सीधे उसके लिए फाई की वैल्यू जीरो लगा देंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हमें पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, इसका बेसिक फॉर्मूला यूज़ करना है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश को क्या कहा जाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है। ठीक हो गया। तो अब हम आते हैं, आगे को बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे निकालेंगे इसमें पृष्ठ DS1 के कारण विद्युत फ्लक्स। तो पृष्ठ DS1 के कारण जो हमारा विद्युत फ्लक्स है वो कितना आएगा आपका, वो आएगा आपका D∅1 इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट DS1 वेक्टर। अब वेक्टर मैंने बताया था, वेक्टर आगे क्या लग जाता है, कॉस थीटा, यानी कि EDS1 कॉस थीटा। अब जो E और DS1 है उसके बीच कोण कितना है आपका, जीरो है। क्यों है, ध्यान से देखिए, ई बी साइड है और DS1 बी सी साइड है, तो सेम कोण होने की वजह से जीरो, यानी कि कोण कितना है, कोण जीरो है, यानी कि कॉस जीरो लगाएंगे तो कॉस जीरो का मान कितना होता है 1। तो ये बनेगा आपका E डॉट DS1 कॉस 0 डिग्री। तो ये निकल जाएगा आपका E डॉट DS1 इंटू 1। तो ये आ गया E डॉट DS1। अब निकालेंगे हम कुल फ्लक्स। तो कुल फ्लक्स के लिए क्या आ जाएगा आपका, ये लग जाएगा आपका बंद समाकलन, यानी कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन। तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन में आपका ई वेक्टर डॉट DS वेक्टर लिखा पहले, और जो ई वेक्टर डॉट DS1 वेक्टर का कितना आया, ई डॉट DS आया, तो यहाँ पर रख देंगे हम ई डॉट DS1, और ई को ले लेंगे हम बाहर, क्योंकि ई है आपका कांस्टेंट, यानी कि नियतांक। ई बाहर लिया, अंदर बचेगा आपका DS1।
तो मैंने बताया था कि कोई पट्टिका होगी तो वहाँ पर जो इंटीग्रेशन ds का मान 1 का मान लेंगे, हम क्या लेंगे a, क्योंकि हमने यहाँ पर क्षेत्रफल क्या लिया है, a लिया है। और इंटीग्रेशन ds1 या इंटीग्रेशन ds का मतलब आपका उसका क्षेत्रफल। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल गई e इंटू ए, तो 5 निकल गया आपका e इंटू, इसको मानेंगे हम समीकरण 2। इसी प्रकार पृष्ठ ds2 के कारण विद्युत फ्लक्स। तो इसके लिए आपका क्या बनेगा फॉर्मूला, d∅2 बराबर e वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर। तो सदिश डॉट है बीच में, तो डॉट हट के वेक्टर डॉट का हट के क्या लग जाता है, कॉस थीटा। तो e डॉट ds2 कॉस थीटा। तो ये आपका बन जाएगा। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है, मैंने आपको बताया था कि जो केंद्र पर ds2 है उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या है, 0 है। तो आपका ये जो फ्लक्स आएगा वो क्या आ जाएगा, सीधे सीधे 0। तो आप एक काम करोगे, ई की जगह आप 0 रखना है आपने। सबसे पहले तो एक चीज़ करो, आप कुल फ्लक्स लिख लो, कुल विद्युत फ्लक्स दूसरे फ्लक्स। तो ई क्या आएगा, केंद्र पर आपका 0 है, यानी कि d∅2 इजिकल टू आपका क्या आएगा, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर, और ये आया आपका e डॉट ds2 कॉस थीटा। आपने करना क्या, आपने कुछ नहीं करना, आपने केवल बस e की जगह 0 रखना है, क्योंकि बीच में ds 0 होता है, कहा मैंने। तो 0 से आप कोई भी चीज़ गुणा करो तो क्या आ जाएगा, 0 0, सीधे सीधे 0 आ जाएगा। तो 5 इक्वल टू क्या निकल गया आपका, 0। इसको मान लेंगे आप समीकरण 3। अब समीकरण 1 आया आपका EA, और सॉरी 2 आया 1 इक्वल टू EA, और 3 आया आपका 5 इक्वल टू 0, यानी कि 3 आ गया। ठीक हो गया। अब आप निकालोगे पृष्ठ ds3 के लिए, ds3 के कारण विद्युत फ्लक्स। तो पृष्ठ ds2 के कारण जो विद्युत फ्लक्स आएगा आपका क्या आएगा, d∅3 इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर। फॉर्मूला तो आपका यही लगना है यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर e डॉट ds3 कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये d∅3 इतना आया। अब आपने कोण देखना है, कोण कितना है, 90। तो क्या आएगा, e डॉट ds3 कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है आपका, 0। तो ये आ गया आपका e इंटू ds3 इंटू 0, मतलब सीधे सीधे 0 लिख लेंगे, 0 यानी कि। तो d∅3 कितना है आपका, 0। पहले ये बता देता हूँ कि आपका ये 0 कैसे 90 एंगल कैसे आया। तो ध्यान से देखिए, तो ds3 आपका ऊपर साइड है, ठीक है, यहाँ है ऊपर साइड, डायरेक्शन ऊपर होगा इसका। और e कहाँ है आपका, इस साइड है, एक ऊपर को है एक इस साइड को है। तो कोण कितना बनेगा, 90, यानी कि समकोण त्रिभुज क्रिएट हो रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर एंगल 90 आएगा, और कॉस 90 होता है आपका 0। तो d∅3 क्या निकल गया, 0। तो इस प्रकार कुल फ्लक्स भी क्या आ जाएगा, 0। तो कुल विद्युत फ्लक्स, इसलिए कुल विद्युत फ्लक्स किसके कारण, ds3 के कारण। ठीक हो गया, ds3 के कारण कुल फ्लक्स कितना निकल गया आपका, 5 इज इक्वल टू आपका, ये भी आ गया आपका 0 आया। इसको बनने की समीकरण 4। तो इसीलिए संपूर्ण, यानी कि कुल संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो ये क्या होगा, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स 5 इक्वल टू 5 प्लस 5 प्लस 5 तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 नहीं 2 3 4 को जोड़ने पर
यानी कि इसमें रखने पर। तो फाई इक्वल टू क्या आएगा, फाई 1 कितना निकला था आपका, ई ए निकला था, और फाई 2 कितना 0, फाई 3 भी 0। तो फाई इक्वल टू क्या आ गया आपका, ई इंटू ए, यानी कि ई ए, इसको हम लिखते हैं ई ए, इसको मान लो समीकरण 5। अब लगाना है आपको किसका नियम, गाउस का नियम, गाउस के नियम या प्रमेय, एक ही बात है। से गाउस का नियम क्या बोलता है, फाई इक्वल टू बोलता है आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये समीकरण मानो आप 6। तो समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 और 6 का तुलना करते तो क्या आ जाएगा आपका, ये लेफ्ट तो लेफ्ट सेम है, तो ई ए इक्वल टू राइट भी सेम हो जाएगा, यानी कि ई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से आप ई निकाल लेंगे। तो ई ए इक्वल टू आया आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, तो यहाँ से आप ई निकालेंगे तो ये आएगा, अब ई इक्वल टू आएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब चूँकि क्यू इक्वल टू सिग्मा ए, कहाँ से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहता है आपका, समीकरण 1 कहता है आपका सिग्मा इक्वल टू क्यू बट्टा ए, और यहाँ से आप क्यू इक्वल टू करोगे तो ये गुणा हो जाएगा, सिग्मा ए आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्यू की जगह रखेंगे सिग्मा ए अपॉन ए एप्सिलॉन 0, ए से ए कट जाएगा तो ये आ गया आपका ई बराबर सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन 0। तो ये निकल गया चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस प्रकार यह क्या है, यह अभीष्ट समीकरण है, या अभीष्ट व्यंजक, यह अभीष्ट व्यंजक है। अभीष्ट व्यंजक है। तो ये फाइनल आर का फॉर्मूला निकल गया इसका।